जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है गवर्नर और प्रेसिडेंट के एसेंट को लेकर के। एसेंट का मतलब होता है मोहर लगाना। जैसे कि इंडिया में क्या है ना कि कोई भी बिल बनता है ना, अगर वो बिल बनेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर अगर वो बिल बनेगा स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, बिल कोई भी नॉर्मली बिल जो होता है वो कहाँ जाता है, बिल पहले जाता है वो पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है और हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं। तो ये बिल क्या करेगा, पहले लोकसभा में पास होगा, बाद में राज्यसभा में पास होगा और बाद में वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट अपनी मोहर लगा देंगे। इस मोहर को क्या बोलते हैं, एसेंट बोलते हैं। ठीक है, या फिर वो पहले राज्यसभा में जा सकता है, हम उस टेक्निकलिटी में जाएंगे, हम सिर्फ प्रेसिडेंट की बात करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इसी तरह से स्टेट असेंबली में भी गवर्नर साहब होते हैं। ठीक है, बात समझ, मतलब लास्ट में गवर्नर की एसेंट मिलती है, गवर्नर साहब ने अपने साइन किए और वो जो बिल होगा स्टेट गवर्नमेंट में वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में वो बिल प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बाद, प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद वो एक्ट बन जाता है। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो हम थोड़ा कंटेक्स्ट देखते हैं। क्या हुआ ना कि तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई बिल बनाया और बिल्कुल उन्होंने भेजा गवर्नर साहब के पास कि प्लीज़ गवर्नर सर आप इसमें अपना अपना एसेंट दे दीजिए, मतलब अपना मोहर लगा दीजिए, ताकि ये जो एक्ट है ना, ये जो बिल है वो एक्ट बन जाए, ये कानून बन जाए। ठीक है, लेकिन गवर्नर साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उन्होंने क्या किया कि वो इस बिल के ऊपर बैठ गए, ना उन्होंने हाँ कहा ना उन्होंने ना कहा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा कि प्लीज़ सर आप कुछ तो कीजिए, या तो आप एसेंट दे दीजिए या फिर हमें वापस भेजिए इस बिल को, कि हम कुछ करेक्शन वगैरह हो या फिर कुछ एरर हो तो हम उसको ठीक करके वापस भेजें। गवर्नर साहब ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट परेशान होकर कहाँ चलेगी, सुप्रीम कोर्ट चलेगी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि हमें है ना डेमोक्रेटिकली चुन के भेजा गया है पब्लिक के द्वारा, और हम पब्लिक की सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नर है ना हमें पब्लिक की सेवा नहीं करने देना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट, आप लोगों को डेमोक्रेटिकली भेजा गया है, लोगों ने चुन करके, तो आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये जो गवर्नर है ना या प्रेसिडेंट है, ये किसी भी बिल के ऊपर ऐसे बैठ नहीं सकते हैं, या तो उनको एसेंट देनी होगी, अगर वो एसेंट नहीं देते हैं तो इस बिल को वापस भेजिए कि भाई इसमें कुछ एरर है, कुछ इसमें अमेंडमेंट करना है या कुछ भी चेंजेस करना है तो आप वापस भेजिए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वापस आपके पास भेज सके अपनी एरर को ठीक करके। आप इस तरह से दबा के मत बैठिए। और अगर गवर्नमेंट आपसे पूछ रही है, स्टेट गवर्नमेंट पूछ रही है कि आप बताइए कि आप क्यों साइन नहीं करें, तो आप उसका भी जवाब नहीं देते। तो सुप्रीम कोर्ट ने परेशान होकर ये कह दिया कि अब से ना 3 महीने के अंदर अंदर डिसीजन लेना ही पड़ेगा आपको, या तो एसेंट दीजिए या फिर रिटर्न कीजिए। रिटर्न मतलब कि वापस भेजिए, पर अपनी रीजनिंग के साथ रिटर्न आप करेंगे, रीज़न के साथ में बताइए कि आपकी रिटर्न क्यों कर रहे हैं, कि भाई ये वाला एक क्लोज सही नहीं है या फिर ये वाली लाइन सही नहीं लिखी एक्ट के अंदर, आप हमें बता के भेजिए। मतलब कि 3 महीने में डिसीजन लेना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो गवर्नर हो। और अगर वो 3 महीने में अपना डिसीजन नहीं लेते तो अब क्या मानेंगे, हम डीम्ड एसेंट मान लेंगे, मतलब कि ये बिल ऑटोमेटिकली पास हो गया, ऑटोमेटिकली ये बिल पास हो जाएगा। इसको बोलते हैं डीम्ड एसेंट, कि चाहे प्रेसिडेंट साहब ने साइन नहीं किया, लेकिन हम मान लेंगे कि 3 महीने में अगर वो कोई भी डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं तो हमें मान लेंगे वो ऑटोमेटिकली पास हो गया। ऑटोमेटिकली पास को लोअर की भाषा में क्या बोलेंगे, डीम्ड एसेंट मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर 13 मई को 2025 में ही प्रेसिडेंट साहब ने, जो हमारी द्रौपदी मुर्मू मैम है, उन्होंने आर्टिकल 143 का इस्तेमाल किया। 143 क्या होता है, आई लव यू, मतलब कि प्रेसिडेंट साहब कोई भी सवाल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही लास्ट इंटरप्रिटेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट समझाता है दुनिया को कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने समझा दिया ना वो सबको मानना पड़ता है। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जी, हम आपसे 14 सवाल पूछते हैं और इस 14 सवालों के हमें जवाब चाहिए। और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा राइट है क्या प्रेसिडेंट के पास, बिल्कुल राइट है। उसको बोलते हैं 143, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, और देसी भाषा में क्या बोलेंगे, सवाल पूछना। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया कि 14 सवाल पूछे थे कि आप, सुप्रीम कोर्ट है जो है वो हमें 5 सवाल, ये 14 सवालों के जवाब दीजिए। तो अभी 20 नवंबर 2025 को क्या हुआ कि 5 जज की बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पहले वाला डिसीजन था ना इनका, देखो अभी क्या हुआ ना कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ, मतलब कि सवाल पूछे गए, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं देगा, वो क्या देगा इस बार, अपनी ओपिनियन देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई केस तो है नहीं, यहाँ तो प्रेसिडेंट ने नॉर्मली अपने क्वेश्चन पूछे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, अपने यहाँ पे ओपिनियन दे। समझ में आ गया, यहाँ पे जजमेंट था, क्यों, ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने केस किया था, पर यहाँ पे प्रेसिडेंट ने इस पर क्या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर ओपिनियन आई।
5 जज की बेंच थी, उन्होंने अपने ओपिनियन क्या दिया, उन्होंने कहा जो 3 मंथ की डेडलाइन है ना जो पहले वाले सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, ये पूरी की पूरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि 3 मंथ की लिमिट वगैरह बनाना। और अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब पे जो लिमिट लगाई है ना, ये सेपरेशन ऑफ पावर के बिल्कुल खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है कि जुडिशरी कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी लेजिस्लेचर में, और लेजिस्लेचर कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा जुडिशरी में। तो जुडिशरी ने क्या किया इस बार, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव मतलब कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की दखल अंदाजी की उनके काम के अंदर में। सही बात है। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का यहाँ पे कंप्लीटली वॉयलेशन था, और सेपरेशन ऑफ पावर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ये पूरा समझ में आया, मतलब कि जो पहले रूल बनाया था ना कि 3 मंथ में डेडलाइन हो जानी चाहिए, वो अब मना कर दिए गए। क्या रीज़न बताया? सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिया का। समझ में आ गया ना? बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम पूरा आर्टिकल समझते हैं यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एडवाइजरी ओपिनियन दी है। ओपिनियन क्यों देगा ये? ओपिनियन क्यों देगा? क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने कोई केस नहीं किया था, उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का यूज़ किया था। मतलब उन्होंने सवाल पूछे थे तो उन्होंने अपनी ओपिनियन रखी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और प्रेसिडेंट के एसेंट पे। क्या कहा? अगर स्टेट असेंबली है ना एक बिल को पास कर देती है और वो बिल गवर्नर के पास आता है, तो गवर्नर को डिसाइड करना होता है क्या, या तो वो उसको पास करेंगे, एसेंट देंगे अपनी, या वापस भेजेंगे, रिटर्न करेंगे, या फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। सही बात है। गवर्नर के पावर होती है कि वो किसी बिल को है ना प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? प्रॉब्लम ये था कि जो गवर्नर है ना, ये क्या करते हैं कि कुछ बिलों पे महीनों तक ये बैठे रहते हैं, इस पे ना ये यस करते हैं ना रिटर्न करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं बस उसके ऊपर। इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। ठीक है, कि क्या इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि भाई कि गवर्नर साहब का मंशा क्या है, वो पास करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो इसको लेकर के जो स्टेट गवर्नमेंट तमिलनाडु वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि हाँ कि आज के बाद में गवर्नर और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इनको एसेंट देनी ही पड़ेगी 3 महीने के अंदर। मतलब 3 महीने तक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, या तो वो एसेंट दे या फिर वो रिटर्न करे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। तो कन्फ्यूजन क्या है कि क्या कोर्ट गवर्नर को ये बोल सकती है कि आप जल्दी डिसीजन लो? नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर चलता है इंडिया में, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और सुप्रीम कोर्ट खुद बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ने यही डाउट क्लियर करने के सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल पूछे थे। इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोलते हैं। आर्टिकल 143 इसको बोलते हैं आई लव यू। ठीक है, बात समझ में आ गई। आई लव यू किसके बीच में? प्रेसिडेंट साहब और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। ठीक है, मेन सवाल क्या था? टोटल 14 सवाल पूछे थे, उनमें से 2 सवाल बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन थे जो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या कोर्ट गवर्नर या प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि आप 3 मंथ में बिल पे डिसीजन लो? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? सेपरेशन ऑफ पावर। मैं इतनी बार बोलूँगा आपको रट जाएगा। अगर जो गवर्नर है, अगर वो डिले कर देता है 3 मंथ से, तो क्या कोर्ट बोल सकती है कि बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, कि डीम्ड एसेंट माना जाएगा? जैसे कि अगर 3 महीने तक उन्होंने ना एसेंट दिया, ना रिटर्न किया, ना प्रेसिडेंट साहब को भेजा, तो क्या हम मान लें कि वो बिल पास हो गया? इसको डीम्ड एसेंट बोलते हैं। क्या है? ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर के बिल्कुल ख़राब है। हम कैसे बता सकते हैं कि गवर्नर साहब को कब साइन करना है, कब नहीं करना? हम उनके ज्यूरिडिक्शन में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है यहाँ पे वो देखते हैं हम। आर्टिकल 200 है ना, वो कहता है कि गवर्नर के पास में चॉइसेस है। क्या चॉइस है? पहले चॉइस है या तो बिल को पास करो, एसेंट दो, या फिर बिल को वापस भेजो, रिटर्न करो। लेकिन रिटर्न कैसे करना है? रीज़न के साथ में। ऐसे रिटर्न नहीं करना मुँह उठा के, रीज़न देना उनको कि हाँ कि आपकी ये वाली क्लॉज थी, इस बिल की ये सही नहीं थी, या फिर आपका जो ये पॉइंट था वो पॉइंट सही नहीं था। रीज़न देना है अपना, या फिर वो बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या मनी बिल को वापस भेज सकते हैं? क्या नहीं भेज सकते? क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि प्रायर वो, चलो ठीक है, आप आपके कमेंट में बताना, मैं तो बता ही दूंगा आपको। ठीक है ना, इसका आंसर ये रहा। ये दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं। आप फिर भी कमेंट सेक्शन में बताना कि वो मनी बिल को वापस क्यों नहीं भेज सकते, चाहे गवर्नर हो चाहे वो प्रेसिडेंट साहब हो। आर्टिकल 201 क्या होता है? ये प्रेसिडेंट का रोल होता है यहाँ पे। प्रेसिडेंट क्या है ना, किसी भी बिल को या तो पास कर सकता है या फिर वो रिटर्न कर सकता है। सही बात है। और चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस भी ले सकता है। समझ में आया? और ये सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस है ना, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। सर, कॉन्स्टिट्यूशन में एडवाइस 2 जगह आता है। एक एडवाइस आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और यहाँ पर आर्टिकल 201 में भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को। समझ में आया नहीं आया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 201 जो हम ये पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ लिखा है ना, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को। ये अगर एडवाइस होगी ना, तो ये एडवाइस बाइंडिंग होगी, मतलब कि
प्रेसिडेंट साहब को ये वाली एडवाइस को फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कह दिया वो चीज़ होगी ही होगी। लेकिन यहाँ पर जो एडवाइस है ना, सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देंगे, ये एडवाइस तब देंगे जब प्रेसिडेंट साहब खुद मांगेंगे। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट अपने मन से इनको अभी कोई भी एडवाइस नहीं दे सकते। और अगर इन्होंने एडवाइस दे भी दी तो ये मैंडेटरी नहीं है। सेम वर्डिंग है लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। सुप्रीम कोर्ट के टाइम पे प्रेसिडेंट पहले एडवाइस मांगेंगे तभी एडवाइस देंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी तो प्रेसिडेंट पे कोई भी बाइंडिंग वाली ये एडवाइस नहीं होती। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाली बिल्कुल बाइंडिंग होती। बात समझ में आ गई सर? मतलब कि इनको यहाँ पे वर्डिंग तो चेंज करनी चाहिए थी हमारे जो लॉ मेकर थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। ठीक है, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आंसर क्या है? पहला कि कोर्ट क्या टाइमलाइन डिसाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि कोर्ट नहीं बोल सकता है कि 3 मंथ में डिसीजन लीजिए। किसके लिए? गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए। और कोर्ट डेडलाइन सेट नहीं कर सकता है। सही बात है कि भाई कि आप 3 महीने में डिसीजन लीजिए, अदरवाइज को डीम्ड डिसीजन मान लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव का काम है। और कोर्ट अगर रोल बना दे तो ये सेपरेशन ऑफ पावर को खिलाफ है। और सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद थोड़ी ना बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा, कभी नहीं करेगा। सेकंड क्या कहा इसने कि जो डीम्ड एसेंट जैसा वर्ड नया निकाला था कि ये यहाँ पे इंडिया में पॉसिबल नहीं है। मतलब कि 3 महीने में अगर डिसीजन नहीं लिया ना, चाहे वो उसको एसेंट दे, रिटर्न करे या प्रेसिडेंट के पास वापस भेजे, अगर ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं लेते तो हम मान लेंगे कि ऑटोमेटिक पास हो गया। इसको क्या समझेंगे हम? इसको क्या बोलते हैं? डीम्ड एसेंट। क्या ऐसा कोई टर्म इंडिया में काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि गवर्नर ने अगर डिले किया है तो बिल ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है। और ये सेपरेशन ऑफ पावर के बिल्कुल खिलाफ है। चलो ठीक है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट है, मतलब नया ओपिनियन है। इसके अंदर इन्होंने वापस एक नई चीज़ कही है कि गवर्नर भी कभी भी फॉर एवर होल्ड नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आज कह रहे हैं कि 3 महीने की लिमिट हटा दी तो गवर्नर सर वापस 5-5 साल तक कोई डिसीजन न दे। ऐसा भी नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट बात क्या बोली है कि गवर्नर है ना, बिल को इनडिफिनेटली, मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए रोक कर नहीं बैठ सकता है। या तो उनको वहाँ पे एसेंट देनी पड़ेगी, या रिटर्न करना पड़ेगा, या फिर प्रेसिडेंट के पास भेजना ही पड़ेगा। अगर बहुत लंबा डिले होगा तो ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर ये चुपचाप बैठ जाते हैं ना किसी बिल पे, नए साइन करते हैं ना कुछ, तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिखा गया। लेकिन यहाँ पे भी वापस एक पेज फंसता है क्या, कि इन्होंने ये नहीं बताया कि इनडेफिनेट टाइम कितना है, या फिर ये बहुत लॉन्ग डिले है ना, ये लॉन्ग कितना लॉन्ग है भाई? 1 दिन, 10 दिन, 1 साल, 50 साल कितना? ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लियर नहीं किया है। लेकिन हाँ, इन्होंने हिंट दे दिया है कि अगर बहुत लंबे तक डिले करते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ये बोल सकता है कि आप रीजनेबल टाइम में डिसीजन लो, पर ये नहीं बोलेगा 3 मंथ में लो। लेकिन अगेन ये रीजनेबल टाइम कितना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर नहीं किया। मतलब कि कोर्ट ये नहीं बोल सकता है कि आप एसेंट दे दो, या फिर वापस भेजो, या फिर रिजर्व करो और प्रेसिडेंट के पास भेजो। ऐसा कोर्ट कुछ भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि है ना, हमारा आर्टिकल 361 होता है, यहाँ पे गवर्नर को इम्यूनिटी मिलती है। सही बात है, ये गवर्नर की कंप्लीटली खुद की कंसाइंस के ऊपर है कि वो इसको एसेंट देते हैं या रिटर्न करते हैं या प्रेसिडेंट के पास में भेजते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये इम्यूनिटी जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट भी इसको ब्रीच नहीं करेगा कभी भी। कोर्ट की क्या लिमिटेशन है यहाँ पे कि कोर्ट, मतलब कि हम यह देख रहे हैं यहाँ पे कि कोर्ट क्या क्या नहीं कर सकता है। अगर बिल बना है, ठीक है ना, अगर जैसे कि बिल है वो पार्लियामेंट में जा रहा है, यहाँ पे डिस्कशन होंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, बाद में प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाएगा। तो जब ये बिल एक्ट नहीं बनता है तब तक ये जो बिल है ना, इसका क्या कंटेंट है इसके अंदर, मतलब इस बिल में क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या क्लॉसेस है, इस पर कमेंट नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट इंडिया में। मतलब जब तक वो एक्ट नहीं बनेगा तब तक ये जो बिल जो है ना, इस पर वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह कोई कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जब तक एक्ट नहीं बनेगा तब तक कुछ भी वर्क नहीं होगी यहाँ पर। सेकंड क्या होगा, लेजिस्लेचर के काम में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा, और एग्जीक्यूटिव को कभी भी कोई भी कमांड नहीं देगा। ये 3 मंथ वाली भी ऐसे कोई भी कमांड नहीं देगा। मतलब कि जब तक बिल है वो लॉ नहीं बन जाता है, वो एक्ट नहीं बन जाता है, तब तक कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इसको सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट का क्या रोल होगा यहाँ पे कि प्रेसिडेंट जब स्टेट बिल को रिसीव करता है, रिसीव कैसे करेगा, जब गवर्नर भेजता है उस बिल को। ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस लेना आर्टिकल 201 में है ना, कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। एक तो 143 से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, वो अलग बीमारी है। और यहाँ पर जब बिल को एसेंट करना हो ना, तब भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता ही है। और लेकिन ये एडवाइस मैंडेटरी नहीं है। एडवाइस चाहे तो लो और चाहे मत लो। अगर आपने एडवाइस ले भी ली तो चाहे मानो या मत मानो, वो सब कुछ प्रेसिडेंट साहब की मर्जी है। मतलब कि एडवाइस लेना भी मर्जी ऑप्शनल है। और अगर उन्होंने एडवाइस ले ली और
सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे भी दी तो वो भी मैंडेटरी नहीं कि प्रेसिडेंट साहब उसको लागू करेंगे ही करेंगे। सिंपल है कि चाहे तो पूछो चाहे ना पूछो, प्रेसिडेंट साहब की खुद की मर्जी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या एडवाइस यहाँ पर ये वर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए लिया गया है, क्या ये भी यहाँ पे ऑप्शनल होता है? क्या बिल्कुल नहीं होता है। ये वाली एडवाइस तो बिल्कुल बाइंडिंग होती है, माननी ही पड़ती है यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि जो गवर्नर साहब ऐसे बिल को दबा के बैठ जाते हैं ना, उससे फेडरलिज्म पे क्या बुरा असर पड़ता है। वो फेडरलिज्म मतलब क्या होता है कि पावर का डिवीजन किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। हम ये देखते हैं कि फेडरलिज्म की जो पावर है वो उसको क्या प्रॉब्लम होती है, अगर गवर्नर है ना किसी बिल को रोक करके बैठ रहे हैं तो स्टेट असेंबली की पावर बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। सही बात है। अगर स्टेट असेंबली कोई लॉ को बना ही नहीं सकता, किसी पॉलिसी को बना ही नहीं सकता है, तो वो लोगों का वेलफेयर कैसे करेगा, वो लोगों का हित कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हित करने के लिए गवर्नर साहब के एसेंट चाहिए। अगर वो इस तरह से बैठ जाएंगे तो लोगों का हित ही नहीं हो पाएगा और सारी की सारी पावर है वो ब्लॉक हो जाएगी। स्टेट की इलेक्टेड सरकार का डिसीजन रुक जाता है। सही बात है भाई, यहाँ पे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गवर्नमेंट है ना, लोगों ने चुन के भेजा है तो पावर तो उनके पास ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन जो गवर्नर जो कि अपॉइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो सारी की सारी पावर तो एक्चुअली में वो लेके बैठा हुआ है यहाँ पे। इसलिए हमारा फेडरलिज्म बहुत वीक हो रहा है इंडिया में, डेमोक्रेसी वीक हो जाती है। क्यों? लोगों को भरोसा ही नहीं होता गवर्नमेंट पे कि हम इलेक्शन करके इलेक्ट करके भेजते हैं लेकिन ये तो हमारे वेलफेयर कुछ कर ही नहीं पाते, तो लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास उठ जाता है और सेंटर स्टेट जो रिलेशन है उसमें काफ़ी फ्रिक्शन आता है। सही बात है, क्योंकि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को डायलॉग फॉलो करना होगा। डायलॉग मतलब कि एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन होना चाहिए इनका स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, ताकि अगर ये किसी बिल के ऊपर दबा के बैठे हुए हैं उस बिल को, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को बताए कि हाँ कि मैं इस रीज़न से दबा के बैठा हूँ। अपना कुछ कम्युनिकेशन तो स्टार्ट करो, कुछ डायलॉग तो स्टार्ट करो, या तो पास करो या रिटर्न करो या फिर क्लैरिटी दो। क्लैरिटी तो आपको देनी ही पड़ेगी, हम क्यों उसको पास नहीं करें या फिर क्यों रिटर्न नहीं करें। अगर इस तरह के डायलॉग होंगे तब जाके लोगों का विश्वास बनेगा फेडरलिज्म पे और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। हम समरी देखते हैं यहाँ पे 5 लाइन में क्या है कि कोर्ट कोई भी टाइमलाइन फिक्स नहीं कर सकता है। 3 मंथ वाली टाइमलाइन थी वो अब यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कोर्ट है वो डीम्ड एसेंट जैसे चीज़ों को इंडिया में लागू नहीं कर सकता है, मतलब 3 मंथ में अगर कोई भी डिसीजन नहीं लिया तो अपने आप पास हो जाएगा बिल, ऐसा कुछ भी अब इंडिया में नहीं होगा। गवर्नर लेकिन इनडेफिनेटली डिले नहीं कर सकता है। सही बात है, रीजनेबल टाइम में अब उनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये रीजनेबल टाइम कितना होगा ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक भी नहीं बताया। प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना बिल्कुल ऑप्शनल है। सही बात है। और आर्टिकल 200 और 201 ये एग्जीक्यूटिव पावर होता है जो कोर्ट को कभी भी ओवरराइड नहीं करना है, मतलब कि कोर्ट को इन पावर को कभी भी बाईपास नहीं करना है। कोर्ट को भी इनको सम्मान करना ही पड़ेगा इन पावर का। आर्टिकल 200 किसके पास होती है? गवर्नर के पास। आर्टिकल 200 होती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। यही आर्टिकल था। थैंक यू।